नमस्कार दोस्तों, विद्या फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। और किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? तो हम लोग जो पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था न्यूटन्स के नियम के, अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम लोग काइनेमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये न्यूटन्स लॉ नहीं होगा, बल्कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे काइनेमेटिक्स था, यहाँ काइनेटिक्स थी। तो काइनेटिक्स के विषय में अगर हम चर्चा करें तो काइनेटिक्स क्या होता है और इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इन सारी चीज़ों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो काइनेटिक्स है, ये काइनेटिक्स कहने का मतलब यह है कि जिसके अंतर्गत हम बल, काइनेमेटिक की बात करते हैं जब हम किसकी, काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम गति का अध्ययन करते हैं। और जब यही चीज काइनेटिक्स हो जाती है तो इसके अंतर्गत हम किसका बात करेंगे? बल का बात करेंगे, फोर्स का। मतलब इसके अंतर्गत वो सारी चीजें आएंगी जिसमें फोर्स लगता है या फोर्स प्रोड्यूस होता है, इन पर हम चर्चा करेंगे, याद रखना। तो इसके अंतर्गत हम बल के विषय में पढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन यही बनता है, काइनेमेटिक्स है क्या, या काइनेमेटिक्स के बल का हम अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? काइनेटिक्स या आपका और भी देख किनेसियोलॉजी या बायोमैकेनिक्स। तो याद रखिएगा काइनेटिक्स के अंतर्गत बल का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है बल। तो बल क्या है? तो बल क्या है? बल वह कारक है या वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु को क्या करता है? विराम अवस्था से किस में ला देता है? गति की अवस्था में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब कि जैसे ये देख रहे होगे, ये बच्चा एक क्या कर रहा है, एक कोई वजनदार चीज को खींच रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है? किसी चीज को ठेल रहा है, मतलब पुश कर रहा है, और ये क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। कहने का मतलब यह है कि बल वह बाह्य कारक है या वह कारक है जो किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दे या उसको गति में या उसके स्थिति में, किसमें? आकार या स्थिति में क्या करे? किसी वस्तु को या वस्तु की आकार या स्थिति में परिवर्तन कर दे। अब आकार या स्थिति, क्यों मैंने आकार और स्थिति बोला? मान लो यहां तो आपको दिख रहा है कि इसका क्या है, स्थिति पहले स्थिर थी, अब क्या हो गया? मूवमेंट में आ गई, गति में आ गई। ठीक है, वस्तु विराम अवस्था से गति की अवस्था में होगा। लेकिन अगर एक मैं बात करूं तो जैसे रोटी आप बनाते हो, तो रोटी बनाते समय आप क्या देखते हो? रोटी बनाते समय आप ये देखते हो कि जब रोटी बेलते हो तो उस टाइम पे आपको क्या समझ में आता है? एक रोटी मूवमेंट नहीं करती, रोटी अपनी जगह पे ही रहती है, लेकिन पहले वह छोटी सी लोई रहती है और फिर बड़ी सी रोटी बन जाती है। मतलब क्या हुआ? उसके आकार में परिवर्तन हुआ। मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, कोई डब्बा रखा, उसको तुमने दबा दिया और वो क्या हो गया? पिचक गया। तो वह मूवमेंट नहीं किया, लेकिन वह पिचक गया, मतलब उसकी स्थिति क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। तो इसीलिए इसको कहते हैं जिसकी अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तन हो या फिर उसके स्थिति में परिवर्तन हो या फिर परिवर्तन करने का प्रयास किया गया हो, उसे हम फोर्स या बल कहते हैं। बल बराबर क्या होता है? मैंने बताया था संवेग का नियम, F बराबर m, फादर बराबर माँ, बल बराबर द्रव्यमान गुरुत्व। अभी एक जापान के जू में एक कहानी भी चल रही है। एक पंच नामक जो बच्चा रहता है बंदर का, उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई, तो उसको कैसे एक सॉफ्ट खिलौना, एक टेडी देके उसको देखा गया कि वह अब उसी के साथ खुश रहने लगा। वो उसकी जिंदगी लौटा दी, मतलब वह उसी खिलौने के साथ जिंदगी जीने लगा। उसे नहीं पता कि वो खिलौना है, लेकिन उसके जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए, उसको जिंदगी जीने के लिए सहारा एक खिलौना ही बन गया। तो हर इंसान के लिए कोई ना कोई सहारा बनता है, और माँ बाप तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो वही याद रखना, F बराबर में माँ, फादर बराबर माँ होता है। बल के प्रकार क्या होते हैं? बल की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो बल के प्रकार अगर वैसे देखते हो तो फोर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, कनेक्ट और नॉन कनेक्टिव फोर्स।
कनेक्टिव फोर्स में आपका मस्कुलर फोर्स और फ्रैक्शन फोर्स आता है। नॉन कनेक्टिव फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, मतलब बाह्य बल और आंतरिक बल। अब ये बाह्य बल क्या होता है और आंतरिक बल क्या होता है, यहाँ पे अगर और आप टाइप ऑफ फोर्स में देखोगे तो एक होता है अप्लाइड फोर्स, ये होता है स्प्रिंग फोर्स, ये होता है ड्रैग फोर्स, ये होता है फ्रैक्शनल फोर्स, ये होता है नॉर्मल, ये मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल। तो आपको सारे को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कौन कौन से। फ्रैक्शनल फोर्स को यहाँ पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे ड्रैग फोर्स को। ड्रैग फोर्स वह होता है जो हवा या पानी में लगता है, उसको ड्रैग फोर्स। फ्रैक्शनल जब दो सरफेस के बीच फ्रैक्शन होता है। उसके बाद में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय में पढ़ेंगे। बस यही यहाँ पे तीन मुख्यतः पढ़ेंगे, बाकी नॉर्मल फोर्स जो होता है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनल फोर्स की कि इंटरनल फोर्स क्या होता है, तो इंटरनल फोर्स में आपको यहाँ दिख रहा होगा एक व्यक्ति क्या कर रहा है, डंबल उठा रहा है। यहाँ देख रहे होगे एक्सटर्नल फोर्स है ये सरफेस, और इंटरनल फोर्स क्या है, ये जो मसल के द्वारा इस पंजे पे लगाया जा रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है, ये मसल के द्वारा जो बल, मतलब पंजे के द्वारा जो फोर्स लगाई जा रही है वो। इंटरनल फोर्स कहने का मतलब, आंतरिक बल कहने का मतलब आपके शरीर का जो बल होता है, शारीरिक बल, इसीलिए इसको हम शारीरिक बल भी कहा जाता है, याद रखना। मतलब मांसपेशी के जो फाइबर होती हैं या उन पर निर्भर करता है कि किसी भी वस्तु पर अत्यधिक बल लगेगा अथवा अधिक प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करेगा। खेल एवं शारीरिक शिक्षा में इसकी उपयोगिता को समझा जा सकता है किस प्रकार से, मतलब आंतरिक बल वह बल होता है जो क्या होता है, जो कि आपके, इसे आंतरिक बल या मांसपेशीय बल भी कहते हैं, मतलब वस्तु पर अत्यधिक बल लगना अथवा अधिक प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करेगा। खेल और शारीरिक शिक्षा में ये जो आपके इंटरनल फोर्स होती है, मसल के द्वारा जो लगाई गई फोर्स होती है, आपके बॉडी के द्वारा जो लगाई गई फोर्स होती है, उसी को ही हम आंतरिक बल कहते हैं, याद रखना। मतलब मांसपेशियों का बल या कोई भी आपकी एक मांसपेशीय समूहों के द्वारा किसी दूसरे पिंड पर लगाया गया बल, जो कि उस पिंड को या उसके आकार में परिवर्तन करे या उस वस्तु के किसमें मूवमेंट में लाने की प्रयास करे या कर दे, उसे हम इंटरनल फोर्स कहते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं बाह्य बल की कि बाह्य बल क्या होता है। बाह्य बल जो वस्तु के जड़त्व और आकृति दोनों में परिवर्तन लाते हैं, अर्थात ऐसा बल जो पर्यावरण द्वारा लगाया जाता है। तो बाह्य बल क्या होता है, जो पर्यावरणीय बल होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बल भी कहते हैं। जैसे क्या, जैसे आपका वायु हुआ, जैसे आपका क्या हुआ, सरफेस हुआ, किसी भी चीज का सरफेस हुआ, हवा हुआ, हवा के बाद में अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, गुरुत्व बल हुआ। ये सब जो मैं बता रहा हूं ये सब क्या है, ये सब बाह्य बल हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो कि किसी वस्तु में लगता है। मतलब जब उसके जड़त्व में परिवर्तन कैसे, जड़त्व मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु क्या कर रही है, रोल कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो अब उस पे क्या लगा, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगना, उस पे क्या लगा, वातावरणीय बल में क्या, सरफेस का फ्रैक्शन का लगा, साथ ही साथ वायु का भी उस पर फोर्स लगा, बल लगा। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, बाह्य बल कहलाती हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपके सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फ्रैक्शन फोर्स होता है, ये सारे फोर्स होते हैं और इन्हीं के विषय में हमको पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब एक एक के विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सेंट्रीपिटल, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल सेंटर से याद रखना, सेंट्रीपिटल सेंटर मतलब जो बल आपके सेंटर की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है, उसे ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मतलब जब कोई, आप बहुत कंफ्यूज होते हो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल फूंक दोगे तो क्या होगा, दूर जाएगा। तो जब फूंकने से दूर जाना है, मतलब केंद्र से दूर जा रहा है तो फुगल,
फुग्गल, क्या है, पुग्गल, तो फुग्गल मतलब फूंक दो, तो दूर जा रहा है, ठीक। सेंट्रीपिटल, सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल सेंटर, सेंटर से याद रखना, जो सेंटर की ओर लगता है उसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी भी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर एक बल कहां लगता है, केंद्र की ओर, और एक बल बाहर की ओर। जो केंद्र की ओर लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल, और जो केंद्र के बाहर की ओर लगेगा उसको हम बोलेंगे अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो बल वृत्त के केंद्र की तरफ कार्य करता है, उसे ही हम अभिकेंद्री। जैसे एथलीट है, कोई एथलीट ट्रैक पर जब कर्व पर मुड़ते समय वह अपनी अवस्था का कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए अपने आप को क्या करता है, अंदर की तरफ झुकाता है। क्यों अंदर की तरफ झुकाता है, क्योंकि उस समय जब कर्व पे आता है वो अगर अंदर की ओर नहीं झुकाएगा तो जो आपका अपकेंद्री बल है वह वस्तु को क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है। क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है, और वहां पे बढ़ जाएगा और वह क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, वह ट्रैक से बाहर चला जाएगा, इसलिए वह अंदर की ओर झुकता है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो घूमती है वह इसी कारण घूमती है क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो वो क्या होगा, किसी भी एक परिपथ पर क्या होगा, घूमना शुरू कर देगा। जब कोई खिलाड़ी बल्ले को घुमाता है तो वह उस बल्ले को स्विंग के चाप का पालन करने के लिए अभिकेंद्रीय बल लगाता है केंद्र की ओर। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का मुड़ जाना या झुक जाना, यह भी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे जब हम बात करेंगे इसमें तो आगे हमारा है, देखो यहां पे फॉर एग्जाम्पल देखो ये वस्तु है, अब ये वस्तु क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, यहां पे इसका धागा टूटेगा और ये वस्तु बाहर की ओर चली गई। मतलब जैसे ही धागा टूटा, क्यों, क्योंकि एक अंदर की ओर लग रहा था और एक बाहर की ओर, अब दोनों बराबर थे इसलिए यह इस परिपथ पे घूम रही थी, लेकिन जैसे ही यह क्या हुआ, अभिकेंद्री बल कम हुआ, या तुरंत वस्तु कहां चली गई, बाहर की ओर चली गई। जैसे स्पिंग अ बॉल ऑन अ स्ट्रेट राइटिंग लॉस, टर्निंग अ कार, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स जब गोइंग थ्रू द लॉप ऑफ द रोल रोस्टर, जो रोल रोस्टर होता है उसमें भी केंद्र की ओर, सेंटर की ओर लगता है। इसके साथ ही साथ जब आप क्या देखते हो, जब आप देखते होगे मौत का कुआं, जब गोल गोल बाइक चलती है तो उसमें भी यही फोर्स काम करते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह बल जो केंद्र से बाहर की ओर, वह बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, ठीक, की ओर जो बल लगता है केंद्र से बाहर की ओर, यह सेंट्रीपिटल के क्या होता है, समान सेंट्रीपिटल बल की प्रतिक्रिया बल, मतलब यह सेंट्रीपिटल के समान ही बल होता है, उसके ही बराबर बल होता है, लेकिन यह उसकी क्या होती है, प्रतिक्रिया बल होती है। वह अंदर की ओर लग रहा है, इस वजह से उसके अपोजिट समान बल बाहर की ओर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके परिणाम क्या होता है, अभिकेंद्री बल के बराबर होती है परंतु विपरीत दिशा में होती है, इसे अपकेंद्री कहते हैं। मतलब जितना ही अभिकेंद्री होगा उतना ही अपकेंद्री होगा, लेकिन यह क्या होगा, इसकी दिशा अलग अलग होती, एक सेंटर की ओर तो एक सेंटर के बाहर की ओर लगती है। जैसे ट्रैक में कर्व पर धावक दौड़ता हुआ अपने शरीर को बाहर की तरफ फेंकता हुआ महसूस करता है तो वह क्या है, अपकेंद्री बल। अब उसी को मेंटेन करने के लिए वह अंदर की ओर झुक जाता है, तो क्या हुआ कि आपका जो फ्यूगल और सेंट्रीपिटल था दोनों बराबर हो गया, अब वह आसानी से कर्व कर लेता है। हैमर थ्रो क्या करता है, छोड़ते वक्त अपकेंद्री बल लगाता है, क्या करता है, अपकेंद्री। जब हैमर छोड़ता है तो वह क्या करता है, जैसे ही छोड़ा, मतलब जब छोड़ता है मतलब इसका है कि वह अभिकेंद्री बल कम हो गया, अंदर की ओर लगने वाला बल कम हुआ और वस्तु क्या होती है, सीधे बाहर निकल जाती है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देखोगे। यहां आप देख रहे हो कि यहां क्या है, यहां पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये बल देखो घूमा और उसके बाद में छोड़ दिया, वस्तु बाहर चली गई, देख रहे हो, घुमा के ये फेंक दिया। क्योंकि सेंट्रीपिटल ये व्यक्ति क्या हो जाता है, एक्सिस हो जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे बाहर की ओर, और यह जिसके चारों ओर घुमा रहा है उसको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर, और ये वेलोसिटी में घूमता है, ठीक है। अभिकेंद्री बल बराबर अपकेंद्री बल, तब वस्तु अपने पथ पर चक्कर लगाती है। अगर अभिकेंद्री बल
ज्यादा है अपकेंद्री बल से तो वस्तु अंदर की ओर गिरेगी। अगर वस्तु में अपकेंद्री बल ज्यादा है और अभिकेंद्री बल कम है तो वस्तु बाहर की ओर जाएगी ऑर्बिट से। अगर दोनों समान है तो वह अपने ऑर्बिट पर ही चक्कर लगाती रहेगी। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमारी जो अगला टॉपिक है वह हमारा क्या है, वह है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहते किसको हैं? तो जब पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने या आकर्षित करने के दौरान लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि यहां आप लोग देख रहे होंगे, ये सेब है, ये सेब टूटता है तो सेब ऊपर की ओर न जाके सेब नीचे की ओर आके गिर गया। बॉल आप ऊपर हवा में ये उछाला लेकिन बॉल फिर से आके डाउन हो गई। मतलब यह क्या है? पृथ्वी के विपरीत या पृथ्वी जो अपनी ओर आकर्षित करती है उसी बल को क्या कहते हैं? उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस बल को हम उस वस्तु का भार कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? जितना उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल यहां पे देखोगे, सूर्य है, ये अर्थ है, ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। दोनों बराबर पे हैं, इसलिए ये क्या होती है? वस्तु नहीं आती है, घूमने लगती है। F प्रोपोर्शनल टू सम मास इनटू अर्थ अपॉन अर्थ मास अपॉन दूरी का स्क्वायर। एनिमेशन, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी इतना आप याद रखोगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में एक चीज और आती है, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप यहां पे डायग्राम में देख रहे होंगे, इन जगहों पे एक बिंदु पर ये सारा, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जब है तो यहां है, ये जब इस तरीके से एक पैर पे आता है तो यहां है, जब ये यहां आता है तो ये यहां आ गया। यहां देखोगे ये इस तरीके से एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, इसका हाथ यही फेस पाम सामने होता तो एकदम पूरा पूरा हो जाता। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब इस तरीके से तो एकदम मध्य में काम कर रहा, लेकिन जब वह साइड में उसका देखा जाता है तो वह क्या होता है? ये आपके हाथ के बाजू पे। जब वह तिरछा हो जाता है तो वो आपका इस जगह पर काम करता है। मतलब गुरुत्व केंद्र क्या होता है? वह बिंदु जिस पर आपके शरीर का या किसी भी वस्तु या पिंड का संपूर्ण भार कार्य करता हो, पूरा भार, कि जहां पे अगर उसको रखा जाए, अगर ये पेन है, ये पेन है तो इस पेन को वो पॉइंट जहां पे अगर रखा जाए एक छोटी कील भी, तो वो वस्तु क्या करे? गिरे नहीं, वह उसी पर स्थिर हो जाए। इसे ही बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। क्यों? क्योंकि वहां पे इसका संपूर्ण भार कार्य कर रहा है, और जहां पे संपूर्ण भार कार्य कर रहा है वहीं पे वो वस्तु को पकड़ लिया गया। मतलब गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर वस्तु का भार या वजन एक जगह केंद्रित होता है, अर्थात वस्तु का समस्त भार कार्य करता है तथा वस्तु उस बिंदु के चारों तरफ घूमती है। अगर यहां पे कर दिया जाए तो वस्तु ऐसे ऐसे घूमेगी लेकिन गिरेगी नहीं। वह बिंदु जहां पर वस्तु के तीनों तल, सर्जिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स मिलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं हम? गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा याद रखना, जिस पर तीनों तल मिलते हैं, सर्जिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, उसे ही हम ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यह जो होता है गुरुत्व केंद्र, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में क्या होता है? अलग होता है। महिलाओं में यह नीचे होता है और पुरुषों में यह ऊपर होता है, महिलाओं से ऊपर। यही कारण है महिलाएं ज्यादा स्टेबल होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। जिम्नास्टिक में इसीलिए पुरुषों से ज्यादा महिलाएं भाग लेती हैं। महिलाओं का क्या है? जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, उसके लिए यह गुरुत्व केंद्र बड़ा उत्तरदायी। क्यों? क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र है वह नीचे की ओर होता है महिलाओं का, और पुरुषों का क्या होता है? पुरुषों का ऊपर की ओर। ठीक, समझ में आया? ये होता है।
अब स्त्रियों का गुरुत्व केंद्र पुरुषों की अपेक्षा नीचे होता है। बच्चों में बड़ों से ऊंचाई पर गुरुत्व केंद्र होता है। जो बच्चा होता है उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर की ओर होता है बड़ों से। यही कारण है कि बच्चा असंतुलित रहता है, बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, उठता है, खड़ा होता है, गिरता है, उठता है, खड़ा होता है, गिरता है। यह धीरे 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 जैसे जैसे बच्चा बड़ा करता होता है, ग्रोथ करता है, वैसे वैसे गुरुत्व केंद्र क्या होता जाता है, उसका फिक्स होता जाता है, एक निश्चित बिंदु पर आ जाता है। मतलब कि उसका जो है गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर आता है। ठीक, यह कारण है कि बच्चे ज्यादातर गिरते हैं। खिलाड़ियों में यह स्थिर नहीं होता। खिलाड़ियों में कभी भी गुरुत्व केंद्र स्थिर नहीं, यह कहा जाता है जो आपकी नाभि है इससे हल्का सा नीचे ही गुरुत्व केंद्र होता है सबका। लेकिन खिलाड़ियों में ऐसा नहीं, आप जैसा मूवमेंट करोगे उस हिसाब से यह बदलता रहेगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया था कि क्या है, यहाँ देखोगे ये सीधा खड़ा है तो यहाँ है, ये जब ऐसे आ गया तो यहाँ है, ये झुक गया तो ये गुरुत्व केंद्र यहाँ आ गया। मतलब क्या हो गया, मतलब कि ये तीनों चीजें बदल गई। ठीक, तो गुरुत्व केंद्र जितना ज्यादा नीचे होगा उतना ज्यादा व्यक्ति या वस्तु उतना ज्यादा संतुलित होगा। ये है आपकी, यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे तो यहां पे ये देखोगे तो ये मेल है, ये आपका फीमेल है। ठीक है, तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर होता है, याद रखना। समझ में आया? उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब अगला बात आता है इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, संतुलन क्या होता है, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। क्या इक्विलिब्रियम है, क्या संतुलन है? क्या संतुलन कहने का मतलब, जैसे एक व्यक्ति ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं सीसॉ। ये इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है, इधर जा रहा है तो मतलब ये संतुलन नहीं। लेकिन यहां देखोगे जब m1 बराबर m2 है, दोनों का द्रव्यमान समान है, तो ये वस्तु क्या हो जा रही है, स्थिर हो जा रही। ये देख रहे हो, ये W1 ये W2 है, ये M2 M1 है, ये FP है। मतलब यहां से जब इसकी दूरी बराबर है, मतलब यहां से ये जहां बैठी है बच्ची वो भी दूरी बराबर है, इसका भी रेडियस बराबर है। और यहां पे देखोगे तो ये क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम मतलब किसी वस्तु पर जब कोई बल इस तरह कार्य करता है जिससे कि वस्तु न तो रेखीय गति कर पाती है और न ही घूर्णन गति। अभी यही है, गोल गोल नाचने लगे तो भी नहीं है। स्थिति को हम संतुलन स्थिति कहते हैं। मतलब ये देखो, ये क्या है, ये अपनी जगह पर दोनों स्थिर हो गए हैं, न तो लिनियर मोशन कर रहे हैं और न ही आपके सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। समझ में आया? मानव शरीर के संतुलन की स्थिति में मांसपेशियां क्या होती हैं, विपरीत बल लगाती हैं। हमेशा याद रखिएगा, जितना ज्यादा गुरुत्व केंद्र बिंदु नीचे होगा संतुलन उतना अच्छा होगा। जितना ज्यादा, ये चीज मैंने इसके पहले ही बता दिया जब गुरुत्व केंद्र पढ़ा रहा था। अब संतुलन या इक्विलिब्रियम किस पर निर्भर करता है? तो संतुलन मुख्यतः तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहला, गुरुत्वाकर्षण बिंदु पर, या हम इसी को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र पर। गुरुत्व केंद्र मतलब जितना ज्यादा नीचे गुरुत्व केंद्र रहेगा वस्तु उतना ही ज्यादा क्या होगी, संतुलन की अवस्था में रहेगी। दूसरा, वस्तु के आधार का आकार पर, अगर आधार चौड़ा है तो वस्तु क्या होगा, संतुलन ज्यादा होगी। जैसे यहां देखोगे, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहां पे आधार इसका चौड़ा है। ये देखोगे अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहां पे एक नुकीला चीज है, इसका क्या है, इक्विलिब्रियम एकदम कम है। और ये न्यूट्रल है, मतलब ये कहीं भी ढुलका दोगे अपनी जगह रहेगा। मतलब कहने का यह है कि अगर वस्तु के आधार का आकार पर अगर आधार चौड़ा तो संतुलन ज्यादा, आधार कम चौड़ा तो संतुलन कम। ठीक। तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल आधार की बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल बेसिस के अंतर्गत आपके कान के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ नामक द्रव्य। इसकी वजह से कोई भी इंसान क्या होता है, संतुलन की अवस्था में रहता है। ठीक है, संतुलन की अवस्था में रहता है।
यही अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता, गिर पड़ेगा, वो खड़ा नहीं हो सकता, संतुलन की अवस्था में नहीं रह सकता। इसलिए फिजियोलॉजिकल आपका क्या है बेस, आपकी एंडोलिम्फ जो है वह। अब बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम के प्रकार की, कि संतुलन कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम आप लोगों से बात करें कि संतुलन कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या बताओगे कि संतुलन कितने प्रकार की होती है? तो याद रखना, जो संतुलन है वह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला अस्थाई या स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अस्थाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है उदासीन संतुलन। ठीक। अब अगर बात होती है कि अस्थाई संतुलन क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अस्थाई संतुलन वह होता है जब एक पिंड को क्या किया जाता है, स्थिर संतुलन में तब कहा जाता है, या कोई भी पिंड स्थिर संतुलन में तब होती है यदि वह थोड़ा सा हटा दिया जाए, विस्थापित होने पर पुनः वह क्या हो जाए, अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाए। अगर उसको थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट किया जाए लेकिन वह फिर भी अपनी स्थिति पर आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस अवस्था में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जो है, या गुरुत्व केंद्र जो है, गुरुत्व केंद्र निचले स्थान पर होता है। मान लो ये स्विंग पेंडुलम है, अगर इसको यहां से ले आके छोड़ा जाएगा तो ये बार बार यहीं ऐसे ऐसे करते करते अपनी जगह रुक जाएगा। ये बैलेंस्ड सीसॉ है। ये रॉकिंग चेयर क्या होता है, ऐसे 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 करते करते फिर अपनी इस स्थिति में आ जाता है। कोई बल्ब है, आप उसको लटक रहा है तो कुछ देर ऐसे ऐसे हिलेगा, कुछ देर ऐसे ऐसे हिलेगा, फिर अपनी जगह आ जाएगा। उसी प्रकार से जैसे रस्सी पे चलती है लड़की कोई, पागड़ कार जो हो गई, ये सब क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम के उदाहरण है। अब ये जो इक्विलिब्रियम है, अस्थाई संतुलन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पोजीशन, नेलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में अधिक किया जाता है। जो भी होता है, हम नेलिंग पोजीशन जब हम कील गाड़ते हैं तो उस समय हम देखते हैं, जब हम बैठते हैं तब ये सारी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल, एक घड़ी के पेंडुलम को कितना भी झुकाया जाए या झुलाया जाए, वो नीचे आकर एक ही जगह पर रुकता है, क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर होता है। हॉरिजॉन्टल बार पर जब जिम्नास्टिक घूर्णन करने के बाद वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अस्थाई संतुलन। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अस्थाई संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा क्या किया जाए, विस्थापित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए, तो या विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती और एक नए संतुलन की स्थिति में ला जाती है। जैसे बॉल है, बॉल अगर यहां है तो इस बॉल को अगर हम ढनगा के यहां कर देंगे तो ये यहां आके यहीं स्थिर हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। ठीक है, ये बॉल अगर यहां सरका कर दे तो यहां फिर से ये यहां नहीं आएगी, यह जहां गई वहीं पे स्थिर हो जाएगी। मतलब जो वस्तु को अगर हम थोड़ा सा विस्थापित, मतलब हटा दे उसकी जगह से, उसकी जो आपकी स्टैटिक पोजीशन है उसकी जगह से हटा के दें, तो वो जिस जगह जाएगी वहीं पे स्टैटिक हो जाती है, वहीं पे स्थिर हो जाती है, वहीं पे स्टेबल हो जाती है। उसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक। अस्थिर संतुलन का उदाहरण क्या, उसका उदाहरण है आपका हैंड स्टैंड या हेड स्टैंड। जो हैंड स्टैंड होता है उसमें क्या होता है, जाता है, कूदता रहता है, जहां जाता है वहीं पे संतुलन बना लेता है। बैलेंस बोर्ड या स्टेबिलिटी बॉल पर खड़े होना, एक पैर पर संतुलन बनाए रखना इसकी तरह, ये सब क्या है, ये अस्थिर संतुलन है।
अब आता है उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन क्या होता है? तो उदासीन संतुलन की अगर हम बात करें तो वह ऐसा संतुलन होता है, ऐसी अवस्था जिसमें शरीर दूसरे स्थिति में आता है लेकिन सीजी नहीं बदलता है। मतलब कि वह स्थिति बदल जाएगी लेकिन सीजी पॉइंट जो होगा वह पहले की ही तरह रहेगा, जहां पहले था वहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये क्रॉस बार को क्रॉस कर रहे हो तो सीजी यहां से आके पीछे की साइड आ जाएगी, नहीं, जो जहां थी सीजी वहीं रहेगा। मतलब सीजी में अगर परिवर्तन हुआ मतलब वह उदासीन संतुलन नहीं है। वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका अस्थिर संतुलन। ठीक, ये होता है। अब अगला हमारा जो चैप्टर होगा वह होगा आपके फ्रैक्शन का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे घर्षण की क्लास में। तो फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के प्रकार कितने होते हैं, और फ्रैक्शन के बाद में फिर हम आप लोगों से मिलेंगे किस पे? फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के बाद हम मिलेंगे लीवर के चैप्टर में, जो कि आपको बहुत परेशान करता है। लीवर के बाद में फिर हम आप लोगों से मिलेंगे जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें, और प्रोजेक्टाइल के बाद में फिर हम चर्चा आप लोगों से किससे करेंगे? फिर हम चर्चा करेंगे आप लोगों को प्लेन एंड एक्सिस की और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की, इन पर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आपको डेली वीडियो शाम में 8 PM पर, कितने PM पर? तो शाम में बता देता हूं 8 PM पर डेली वीडियो विद्या फिजिकल एजुकेशन पर आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। क्लास लगी और जैसे ही आधा घंटा पहले एक नोटिफिकेशन आता है कि क्लास शुरू होने से पहले, तो ये चीज़ें आपको मिलती रहें और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन ढंग से करते रहें। और अगर आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप विद्या फिजिकल एजुकेशन चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।